नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भाईजान की आज की रात भारी है। 20 साल बाद कांकाणी मामले पर फैसला जो आना है। साल 1998 में हम साथ साथ है की टीम एक बार फिर जोधपुर में एक साथ मौजूद है। गुरुवार को कोर्ट में कांकाणी मामले पर सुनवाई के दौरान सभी सितारे एक साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। क्या होगा टाइगर का? कांकाणी हिरण शिकार मामले में क्या होगा? सलमान खान पर कल आएगा फैसला। क्या मिलेगी राहत या जाना होगा जेल? क्या होगा बाकी सितारों का? जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार मामले में कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगी। अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम सभी सितारे हिरण शिकार मामले में मुख्य आरोपी हैं। बुधवार को सभी सितारे जोधपुर पहुंच चुके हैं और गुरुवार को फैसले के दौरान सभी सितारे कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव की सीमा पर हुआ था शिकार। फिल्म हम साथ साथ है के दौरान शिकार का आरोप। 2 काले हिरणों के शिकार का मामला। सलमान खान पर लगा शिकार का आरोप। सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू पर भी आरोप। बिश्नोई समाज ने पुलिस में दर्ज की थी शिकायत। सलमान और उनके साथियों के खिलाफ 3 मामले दर्ज। मामले में कितनी सजा का है प्रावधान? वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत हो सकती है सजा। 7 साल तक की हो सकती है सजा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। कांकाणी हिरण शिकार मामले में कल की सुनवाई को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, आइए सुनते हैं। सभी प्रकार के थ्रेट परसेप्शंस को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर रहे हैं और मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाएगी। किसी भी तरह से लोगों को और जो यहाँ पे लॉयर्स और एडवोकेट्स रहते हैं, जजेस रहते हैं, उनकी रूटीन वर्किंग को ये हियरिंग बाधित ना करे, इस लिहाज से भी व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे घुसने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। वो तो जो आदमी अंदर जाना चाहिए वही घुसेगा, बाकियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और उनके प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं, उनको पहले से ब्रीफिंग कर दी जाएगी उनको, और बाकी सब पुलिस व्यवस्था के अनुसार ही अनुबंधित होकर ही इसमें अंदर एंट्री दी जाएगी। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी मनोज का, जो इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कयामत की रात अगर सितारों के लिए है तो आज की है। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने कि आज की जो रात है वो कयामत की रात है। और इसका साफ साफ असर, जो एक तस्वीर है वो हमें देखने को मिली थी जब एयरपोर्ट पे मैं मौजूद था। वहाँ पर जब सलमान खान आए थे तो उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कितने तनाव में है। कल जो फैसला आने वाला है उसको लेकर वो कितने क्या क्या सोच रहे थे। आप उनके हाव भाव जो थे, बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते थे। साथ ही जब वो होटल गए, मैं आपको बता दूं स्वप्निल की, जो हमारे होटल से जुड़े सोर्स थे उन्होंने बताया, सोर्स ने बताया कि जब वो होटल गए तो सबसे पहला उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद जो है उन्होंने वकीलों से कुछ देर राय ली और राय लेने के बाद उन्होंने अलविरा और अर्पिता से अकेले में मुलाकात की करीब 15 मिनट तक। साथ ही उन्होंने अपने जो बॉडीगार्ड है शेरा, जो हमेशा परछाई के जैसे उनके साथ में रहता है, उससे 15 मिनट के से भी ज़्यादा जो है अकेले में बात की। चर्चा यही है, बताया यही जा रहा है कि
कल जो फैसला है, संभावित फैसला, उसके सभी पहलुओं पर वकीलों से बातचीत करने के बाद जो है सलमान थोड़े से ज़्यादा तनाव में दिखे और उसके बाद इन्होंने परिवारजनों के जो कि इनके काफ़ी करीब हैं उनसे बातचीत की है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर बात करें तब्बू की, बात करें सोनाली की, तो इनके ये लोग भी जब आए थे तो इन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, सीधा एयरपोर्ट से निकले गाड़ी में और होटल चले गए। यानी कल जो फैसला आएगा उसको लेकर सभी सितारे जो है अभी चिंतित है। स्वप्निल खान, सलमान खान, इन लोगों की आपस में कोई बातचीत हुई हो, आपस में ये मिले हों? जी माफ कीजिए, आवाज आपकी बराबर। क्या ये सभी सितारे एक दूसरे से मिले हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि होटल में सलमान खान ने अकेले बारी बारी से कुछ लोगों से मुलाकात की, जैसे वकील या फिर अपने बॉडीगार्ड से। क्या ये सितारे आपस में मिले हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल ये अलग अलग होटल में ठहरे हुए हैं। सलमान जो है वो हाईकोर्ट के कुछ ही दूरी पे एक होटल है, वहाँ पर ठहरे हैं, ताज हरिजन होटल है। और ये सैफ अली खान है, तब्बू है, ये लोग जो है उम्मेद पैलेस में ठहरे। और इन लोगों की आपस में कोई मुलाकात अभी तक हुई नहीं है और न ही कोई बात हुई है, क्योंकि ये आए भी आज अलग अलग थे। दोपहर में आए थे तब्बू और सैफ अली खान, और करीब 4:30 बजे के बाद जो है सलमान खान चार्टर प्लेन से अपने जो करीबी हैं, जिसमें अलवीरा, अर्पिता, शेरा और इनके 2-3 और दोस्त बताए जा रहे हैं, वो लोग आए थे। तो अभी इनकी कोई बात नहीं हुई। अब इनकी लगता है कि कल जो है कोर्ट में ही इनकी मुलाकात होगी और जब फैसला अच्छा, प्रशासन की जो पहली बड़ी परीक्षा होगी, मनोज, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन की या सिक्योरिटी वालों की जो पहली बड़ी परीक्षा होगी वो ये होगी कि ये सितारे अपने होटल से निकलेंगे और सड़कों से ही कोर्ट की तरफ जाएंगे और कोर्ट पहुंचेंगे। वो सबसे चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है, सबसे पहले और सबसे लास्ट में भी, कि जब फैसला आ जाएगा उसके बाद वापस उनको वहां से रवाना करना है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या रूट निर्धारित किया गया है या फिर उसको अभी फिलहाल सीक्रेट रखा गया है ताकि लोगों को जानकारी न लगे और एक फाइनल रणनीति के तहत इनको होटल से फिर कोर्ट ले जाया जाए? क्या जानकारियां हैं मिली जुली? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए कल यही होगी। और सबसे पहली चुनौती होगी कि जब सलमान खान, क्योंकि उनका एक काफ़ी बड़ा जो है प्रशंसक वर्ग है और हर कोई जो है उनके एक झलक देखना चाहता है, जैसे कि आज एयरपोर्ट पे भी यही हुआ था। और साथ ही जो यहाँ के एक हिस्ट्री सीटर है लॉरेंस बिश्नोई, उसने भी कुछ दिनों पहले कोर्ट में धमकी दी थी। तो उसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। आज एयरपोर्ट पर भी उन्होंने जो दूसरे लोग थे उनकी एंट्री बंद कर दी थी। और कल की अगर अपन बात करें, कल कोर्ट में क्या होगा प्रशासन की तरफ से, तो मैं आपको बताऊं, रूट जो है वो पूरी तरीके से अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम एक डमी जो है गाड़ी लेके वहाँ जाने की सोच रहे हैं पहले, जिससे कि लोगों का जो है हम डिवाइड कर, थोड़ा सा लोगों का ध्यान जो है उधर चला जाए। और सलमान के होटल से लेके होटल से लेके कोर्ट तक पहुँचाना है, वो बड़ी चुनौती है। क्योंकि तब्बू, सैफ अली खान ये भी है, लेकिन सलमान को लेकर जो है एक अलग क्रेज है युवाओं में विशेष तौर से, तो उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा, कोर्ट में कल किसी भी अगर बिना परिचय पत्र के या बिना काम के अगर कोई जाता है तो कल उसकी एंट्री बंद कर दी गई है। पत्रकारों तक की, यहाँ तक की स्वप्निल, बता दिया गया है कि आईडी कार्ड होगा, उसमें भी एक संख्या फिक्स है कि एक मीडिया हाउस से 2 आदमी आएंगे या 3 आदमी आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि कल जो सलमान खान और इन सितारों की जो पेशी है उसको लेकर पुलिस के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एसएमएस अस्पताल के सभागार में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की और कॉकलियर इम्प्लांट कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट करा चुके बच्चों से संवाद भी किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कॉकलियर इम्प्लांट चेकअप कैंप समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। इस दौरान कॉकलियर इम्प्लांट हुए बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में मूक बधिर बच्चों का इलाज प्राथमिकता से किया जाएगा
और भविष्य में भी इस तरह से बच्चों की जिंदगी बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं ये सोचती हूँ कि जो सुन नहीं सकता उसकी क्या एक्चुअल हालत होती होगी। और आज 489 चिल्ड्रन 25 करोड़ रुपीस लेटर, मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा कोई काम अगर इस सरकार ने किया है, then मेरे को वो एबिलिटी देने का काम किया जिसके द्वारा मैं 25 करोड़ आराम से उन बच्चों को दे सकी जो शायद, जिनके परिवार शायद इस ऑपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 400 से ज्यादा कॉकलियर इम्प्लांट हुए बच्चे और परिवार के सदस्यों ने शिरकत की। सीएम राजे ने कॉकलियर इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर्स का भी थैंक्स किया। कहा कि एक दफा मैं उन बच्चों से मिलना चाहती हूँ जिन बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है। मैं एक दफा मिलना इसलिए चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि प्रोग्रेस क्या हुआ है, और उस प्रोग्रेस में एसएमएस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि अभी तक 489 कॉकलियर इम्प्लांट हमारे राजस्थान में संभव हो पाए हैं, और उसमें से 400 हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में, और उसमें भी 78 केवल इसी साल यानी 2017 में 78 कॉकलियर इम्प्लांट हुए, और अब वेटिंग में केवल 20 से 25 इम्प्लांट और बाकी हैं, ये भी और अगले साल तक हो जाएंगे। बहरहाल जन्म से कुछ न सुन पा रहे लोगों के लिए अब कॉकलियर इम्प्लांट से उम्मीद की नई किरण जाग गई है। इम्प्लांटेशन के बाद मरीज अब न केवल कई आवाजें सुन पा रहे हैं, बल्कि आम आदमी की तरह जीवन भी जी रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। साथ ही सीएम राजे का शेखावाटी क्षेत्र से आए राजपूत समाज के लोगों ने आभार जताया। ये कार्यक्रम राजपूताना शेरेटन होटल में हुआ। सीएम राजे ने बजट सत्र में जयपुर के अमरसर गांव में महाराव शेखाजी के पैनोरमा का निर्माण करने की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक पैनोरमा का निर्माण जल्द शुरू होगा। इतना ही नहीं, जहां महाराव शेखाजी शहीद हुए थे उस जगह पर सरकार सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोलेगी। सशस्त्र बल प्रशिक्षण केंद्र की भी घोषणा हुई है, जो कि पंजाब में मोहाली के तर्ज पर है, जहां कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग का एक पूरा केंद्र खुलेगा। सैनिक प्रशिक्षण अकादमी खोला जाना प्रस्तावित मुख्यमंत्री जी के द्वारा है। इसी के लिए पूरा शेखावत जो समाज है वो हमारे समाज के अध्यक्ष महाराव शेखा संस्थान के राव राजेंद्र सिंह जी साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी का आज आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जा रहा है राव शेखाजी के लिए जो सरकार ने किया है, और जल्द ही ये पर्यटन स्थल बन जाएगा। तो मुझे आशा निपूर्ण विश्वास है कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसका आगाज होगा अंबेडकर जयंती से। फाइनल फाइट नजदीक है, लिहाजा बीजेपी भी चुनाव मोड में है। तैयारी हर वर्ग को साथ लाने की है। अब तो बीजेपी ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध की तैयारी कर ली है। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने अंबेडकर जयंती को जोर शोर से मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रदेश भर में मनाएगी अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती पर अनुसूचित जाति के युवकों को मिलेगी जिम्मेदारी। 10,000 युवक भीम प्रतिनिधि के तौर पर करेंगे काम। मंडलों में 9 से 15 अप्रैल तक संविधान गौरव सप्ताह का आयोजन। अनुसूचित जाति के स्थानों छात्रावासों पर चाय पर होगी चर्चा। मंडल स्तर पर निकाली जाएगी संविधान गौरव यात्रा। राज्य सरकार की ओर से भी होगा अंबेडकर जयंती पर बड़ा आयोजन। बिरला सभागार में 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा आयोजन। बाबा साहब की जीवनी पर लगाई जाएगी प्रदर्शनी। एससी की योजना के लिए बेहतर काम करने वालों को मिलेगा सम्मान। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में
अंबेडकर भवन की बजट घोषणा पर काम शुरू। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का हमारा कार्यक्रम रहेगा। यह 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये कार्यक्रम होंगे। इसमें संविधान गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी। इसमें स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हमने लिया है। 11 तारीख को हमारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम होगा। 12-13 को हम संविधान गौरव यात्रा निकालेंगे। 13, 14, 15 में हम संविधान गौरव सम्मेलन आयोजित करेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में। इस तरह के हमारे ये कार्यक्रम होने वाले हैं। दरअसल सारा खेल वोट बैंक का है। साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक प्रदेश में लगभग 18% आबादी अनुसूचित जाति की है। लिहाजा बीजेपी अपने पक्ष में इतने बड़े वोट बैंक को जोड़ने की जुगत में लगी है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुए। पीसीसी चीफ ने पेट्रो पदार्थों के दामों में हुई बढ़ोतरी के आंकड़े सामने रखकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की अगुवाई पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने की। इस दौरान पायलट ने राज्य सरकार को भी घेरा। सरकार की नींद हम खोलकर रहेंगे और जनता के हित के जो कार्य हो रहे हैं इस पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेना पड़ेगा। आम जनता आहत है और कांग्रेस पार्टी आम नागरिक के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है और डीजल और पेट्रोल की जो आसमान छूती रेटें बढ़ाई है, हर दिन रेटें बढ़ रही है, दरें बढ़ रही है। पूरे देश के लोगों के जो आम वस्तुएं, जो काम आने वाली जो चीजें हैं, उन पे रात और दिन और प्रतिदिन जो है दरें बढ़ रही है। हालांकि ये चुनावी साल है, इसलिए कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और ऐसा मान सकते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन प्रदेश की सड़कों पर आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कांग्रेस का प्रदर्शन प्रदेश व्यापी था। प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस के हल्ला बोल की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। 7 तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा, धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा और टोंक से ये तस्वीरें हैं जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस में केंद्रीय स्तर पर चल रहे बदलावों के बीच अब प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस संगठन में मिडिल लेवल और निचले स्तर पर बदलाव की तैयारी है। इसी महीने पार्टी में कुछ पदाधिकारियों और 1.5 दर्जन जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। चुनावी साल में कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे। प्रदेश कांग्रेस में जल्द होंगे बदलाव। चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों को बदला जाएगा। कई पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय। राहुल गांधी के निर्देशों के बाद कभी भी हो सकते हैं बदलाव। 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे नियुक्त। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं को संगठन के पदों से हटाया जाना लगभग तय है। चुनाव लड़ने वाले संगठन पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं को संगठन में पद नहीं दिए जाएं। राहुल गांधी के इन निर्देशों के बाद अब कभी भी बदलाव हो सकते हैं। कभी भी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आ सकती है। प्रभारी बदले जा रहे हैं, एआईसीसी के सचिव बदले जा रहे हैं, महासचिव बदले जा रहे हैं, तो व्यापक पैमाने पर कांग्रेस में बदलाव हो रहा है और होगा। और हमारे यहाँ पर भी हम लोगों ने पीसीसी के डेलीगेट्स का इलेक्शन हो चुका, एआईसीसी डेलीगेट्स का इलेक्शन हो चुका। हमारे 20 जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नए हैं। जहाँ बाकी हैं वहाँ पर भी बहुत जल्द बदलाव होगा। चुनाव संपन्न हो चुका है, घोषणाएं करनी बाकी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव चुनावी तैयारियों के हिसाब से किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों को बदलने का फॉर्मूला राहुल गांधी ने दिया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी संगठन और अपने निर्वाचन क्षेत्र दोनों में एक साथ पूरा समय नहीं दे सकते, लिहाजा चुनाव लड़ने वालों को संगठन के काम से मुक्त करके फील्ड में ही लगाया जाए। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये फॉर्मूला सभी पदाधिकारियों पर लागू कर पाना मुश्किल है। कुछ चुनिंदा पदाधिकारी पदों पर रहकर भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस में सबकी निगाहें चुनावी समय में संगठन के मिडिल लेवल पर होने वाले बदलावों पर टिकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की जांच नया मोड़ ले चुकी है। पुलिस ने विभागीय स्तर पर यह जांच शुरू कर दी है और इस अराजकता के पीछे देश किसी षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहा है, ये जांच रही है। उदयपुर में प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस बात का खुलासा किया। शरारती लोगों ने इसको हिंसा के रूप में ले जाने का प्रयत्न किया है। कई जगह जो नारे लगे वो एक से लगे, कई जगह लोगों के जो कपड़े पहने हुए वो भी एक से मिल रहे हैं। वो केवल हमारे यहाँ नहीं, बिहार में भी इसी प्रकार का है, बाकी स्टेट में भी इसी प्रकार का है। लेकिन अब ये बिना पूरा पक्का इन्वेस्टिगेशन किए किसी पर आरोप लगाना तो संभव नहीं होगा। लेकिन पुलिस इस लाइन में सोच जरूर रही है। तो इन ऑल विश्लेषण कर रहे हैं इस बारे में कि कौन सी ऐसी एजेंसी है, मतलब इसमें कई जगह जो नारे लगे हैं वो ये जो दलित मुस्लिम भाई भाई इस प्रकार के नारे भी लगे, तो इससे लग रहा है कि कहीं कोई षड्यंत्र का शिकार तो देश नहीं हो रहा है। भारत बंद के दौरान उपद्रव के बाद हिंडौन सिटी में कर्फ्यू जारी है। हालांकि आज दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान हालात सामान्य रहे। लोगों ने बाजार से जरूरी सामान की खरीदारी की। ढील के दौरान एहतियात के तौर पर सरकारी कार्यालयों, स्कूल और अन्य संस्थानों को बंद रखा गया। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस आमजन में विश्वास जगाने के लिए शहर में लगातार गश्त कर रही है। वहीं इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है। कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने बताया कि किसी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उपद्रवियों के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज कर 82 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी BL सोनी, संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार, IG आलोक वशिष्ठ, कलेक्टर SP समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हिंडौन में डेरा डाले हुए हैं। वहीं करौली विधायक दर्शन सिंह का कहना है कि भीड़ में घुसे उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, जिसकी वो निंदा करते हैं। सरकार के पास जब पूरी स्थिति का सरकार को पता था कि भाई इस तरह की घटना होगी, इस तरह कोई घटना घट सकती है, तो सरकार ने उसके लिए कोई ऐसे विशेष इंतजाम नहीं किए। जबकि CID CB के पास रिपोर्ट थी कि हिंडौन में एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है, तो सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। हिंडौन सिटी की विधायक राजकुमारी जाटव ने उनके इलाके में हुई हिंसा का मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ बताया है। जाटव ने कहा कि जो भी उनके इलाके में हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि जल्द कर्फ्यू खत्म हो ताकि सभी लोग मिलजुल कर रह सकें और शांति कायम हो। सभी लोग चिंतित हैं। इस तरीका की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग, राजनीतिक जिन लोगों के मानवता नहीं है। आज सबसे बड़ा जो धर्म है इंसान का मानव धर्म है। इस जीवन का भरोसा नहीं, आज ये सांस है, आज कल आए भी ना आए, इतना सा जीवन इंसान का होता है, उसमें हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि सभी समाज मिलकर के इसमें योगदान दें। सभी पार्टी के लोग जितने भी जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है वो आगे के लिए ऐसा सबक लें। करौली में हुई हिंसा पर सियासी बयान तेज हैं। दरअसल करौली के हिंडौन सिटी में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे SC/ST एक्ट मामले पर अपना विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक राजकुमारी जाटव और कांग्रेस के पूर्व विधायक भरोसीलाल जाटव का घर जला दिया। इसकी निंदा भी हो रही है और राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने सीधे वसुंधरा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जहां फेल होती है वहां तोड़फोड़ और आगजनी होती है।
तो हम निंदा करते हैं, चाहे कोई हिंसा करेगा वो मैं समझ निंदा का पात्र होगा। डेमोक्रेसी के अंदर किसी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा करने का दायित्व भी सरकारों पर होता है। जब सरकारें फेल होती है वहाँ पर हिंसा होती है, वहाँ पर तोड़फोड़ होती है, और जहाँ पर सरकारें सचेत होती है वहाँ पर ये घटना नहीं होती है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई जगह पर ऐसी घटना हुई। हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं होती। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ, सभी लोगों से, सभी समाज और सभी समुदाय से विनम्र आग्रह करता हूँ कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति प्रत्याशा से अपनी बात रखें। भारत सरकार, मोदी सरकार इस विषय पर गंभीरतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर कर चुकी है और जातीय वैमनस्यता फैलाने के बजाय सामाजिक एकता और समरसता को कायम रखें। जोधपुर के बाशिंदों ने आज अपने वीर सपूत महेंद्र चौधरी को नम आंखों से विदाई दी। एक रिपोर्ट। एसआई महेंद्र चौधरी को आखिरी सलामी। अमन चैन बहाल करने में जुटे कानून के निगहबान के लिए आज हर आंख नम थी। भारत बंद के दौरान जोधपुर के पावटा चौराहे पर तैनात एसआई महेंद्र चौधरी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। महेंद्र की पार्थिव देह आज पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड लाई गई, जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नेताओं ने भी नम आंखों से बहादुर एसआई को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों की 3 दिन की सैलरी महेंद्र चौधरी के परिजनों को देने की घोषणा की। पुलिस ने राज्य सरकार से महेंद्र चौधरी को शहीद का दर्जा देने की भी सिफारिश की है। श्रद्धांजलि के बाद एसआई महेंद्र चौधरी के पार्थिव शरीर को उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। विवादों में रहने वाले राजस्थान के आईपीएस अधिकारी इंदु भूषण को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी इंदु भूषण लंबे समय से एपीओ चल रहे थे। विवादों के भूषण का खेल खत्म। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया कंपल्सरी रिटायर। विवादों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आईपीएस अधिकारी इंदु भूषण को सरकार ने जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए सेवा से हटा दिया है। अपने विवादास्पद बयानों और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते लंबे समय से इंदु भूषण एपीओ चल रहे थे। अपने सेवा काल के दौरान हर पोस्टिंग में इंदु भूषण का विवादों से नाता रहा। इसके चलते उन्हें फील्ड पोस्टिंग से भी हटाया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आईपीएस ऑफिसर को इस प्रकार से सेवानिवृत्ति दी गई हो। चाहे कोई आदमी कितनी भी बड़ी पोस्ट पर जाए, अगर वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर इतनी लूज टॉकिंग करता है, जहाँ भी जाता है वहाँ झगड़े टंटे ही होते हैं। तो एक लंबे समय से उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही थी और इसके कारण से उस इंक्वायरी के आधार पर हमारा अधिकार तो है नहीं कि हम उनको निकाल सकें। हमने हमारी केस बना करके केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने कोई उनको बर्खास्त करने का निर्णय किया। 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं के इंदु भूषण। सेवा में रहते हुए विवादों से रहा गहरा नाता। विवादों की वजह से 5 बार एपीओ रहे भूषण। डॉक्टर से गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का लगा था आरोप। ड्राइवर और गनमैन से मारपीट के मामले में रहे सुर्खियों में। अपने ही महकमे के पुलिस कर्मियों से अभद्रता का भी आरोप। पुलिस महकमे में करप्शन की बात कहते हुए अफसरों की संपत्ति पर की थी टिप्पणी। बात बात पर सर्विस रिवॉल्वर दूसरे पर तानने के आरोप भी लगे। राज्यपालों के कार्यक्रम में भूषण ने अपना गला काटने की दी थी धमकी। सितंबर 2016 में तेलंगाना में राज्यपाल से उलझे भूषण।
तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन से हुआ था वाद विवाद। दरअसल पिछले साल इंदु भूषण को सस्पेंड करने की गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को सिफारिश की गई थी, जिसके बाद इंदु भूषण को सस्पेंड करने के लिए गृह विभाग को लिखा गया था। राकेश गोसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सन सिटी अब सुन्न सिटी हो चुकी है, इतनी सुन्न कि यहाँ के जिम्मेदार कानों को कुछ भी सुनाई नहीं देता, यहाँ तक कि जिम्मेदार आंखों को भी कुछ दिखाई नहीं देता। परेशान होगी, मेरे बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी मैं। हाड़ तोड़ मेहनत कर घर चलाने वाली महिला शराबी पति के हाथों पिटती रही, पुलिस से मदद मांगती रही और पुलिस अनमने भाव से उसकी गुहार सुनती रही। शराब पीता है, आए दिन हमको मारपीट करता है, मैं कमा के सारा घर का खर्चा चलाती हूँ, बिल भराती हूँ, वो सब कुछ करती हूँ और फिर भी मेरे को कहता है तेरे यार है, वो यार है, स्कूल में जाते तू यार बनाती है और फिर भी अत्याचार करता है, मेरे को मारता है, मेरे बच्चों को मारता है, मेरे बच्चों को मारता है, लड़का भी कोई मार दी, उसको घायल कर दिया और लोहे के सिरे से मारता है, लकड़ी से भी नहीं मारता है ये आदमी। इतना आदमी बहुत खराब, मैं बहुत परेशान होगी, मेरे बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी मैं। पति का जुल्म बढ़ा तो महिला ने एनजीओ से फरियाद की। एनजीओ की मदद से महिला ने जोधपुर के नागौरी गेट थाने में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को पाबंद किया, जिससे तिल मिलाए पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मेरे पिताजी ने मुझे 4 दिन पहले मेरे पैर पे मारा, यहाँ पे मारा, फिर मेरे मम्मी जी ने FIR दर्ज कराई मगर पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा और आज उस बात को 5-6 दिन हो गए। आज मेरे बाप ने मेरी मम्मी को पूरा जान से मार दिया। 3 दिन पहले इस हैवान पिता ने अपने बच्चे प्रभात पर वार किया, जिससे वो घायल हो गया और उसको 22 टाँके आए। हम लोग तत्पर पहुंचे फटाफट, तो मैंने सूर्या को ले जाकर FIR दर्ज कराई और मैंने खुद थाने में बोला कि इसको जान का खतरा है। सूर्या ने मुझे खुद बता दिया था, मैडम मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार सकता है और आज उसी ने इस औरत को जान से खत्म कर दिया। पुलिस की लापरवाही से, पुलिस इतनी लापरवाह है, अगर उसे पकड़ लेती उस दिन तो शायद ऐसा नहीं होता और ये बच्चे अनाथ नहीं होते। पत्नी की हत्या का आरोपी पति फरार है और पुलिस उसे जल्द से जल्द दबोचने का जुमला उछाल रही है। दरअसल शराबी पति के हाथों पत्नी की पिटाई इतनी कॉमन मानी जाती है कि कोई इसे चिंता और बहस का मसला मानने को तैयार नहीं दिखता। रही सही कसर पुलिस के रवैये से पूरी हो रही है। तमाम कायदे कानून के बाद भी जान की भीख मांगने वाली महिला को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए घरेलू हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं प्राइम डिबेट।